हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी। और आज करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपने यहां से ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया तो कहीं से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पर्सन, गुड्स, एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने तीनों बोल दिया, ध्यान सुना। पर्सन का, गुड्स का और इवन एनिमल का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अपनी एक्टिवा लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल के बस से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ऑटो से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नानी के घर जा रहे हैं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देखा, तो ट्रांसपोर्ट। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट किसी भी देश के लिए आर्टरीज और वेन्स के बराबर है। जितना इंपॉर्टेंट आपके शरीर में आर्टरीज हैं, क्योंकि वो आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके देती है, और वेन्स क्या करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बैक टू दी हार्ट ले आती है। उसी तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, देश में हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड एनिमल के लिए। तो इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है हमारे देश में जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए। सोचिए, कोल है हमारे देश में, आपको पता ही है, झारखंड, छोटा नागपुर रीजन कोल से भरपूर है कि नहीं है। पर कोल हमारे देश के अलग अलग कोनों में चाहिए होता है, अलग अलग पार्ट्स में चाहिए होता है। तो वहां से कोल उठा करके अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को दे दे तो हो गया ना यूटिलाइजेशन। तो वो कैसे पहुंचेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तक? वो ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुंचेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए ट्रेन्स क्या करती हैं, कोल को पहुंचा देती हैं आयरन एंड स्टील प्लांट तक। तो यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्स का। और किस काम आता है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, अर्बनाइजेशन करने में। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े शहर बन गए हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट की वजह से बन पा रहे हैं। वहां बड़ा शहर क्यों है? कहते हैं वहां बॉम्बे एक बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि वहां बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। आप जरूर गए होंगे दिल्ली या बॉम्बे या और कोई मेट्रो टाउन, तो आपने महसूस किया होगा कि वहां ढेर सारे ऑप्शंस हैं ट्रेवल करने के लिए, है कि नहीं है? तो ट्रांसपोर्ट की वजह से। और ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है स्केर्सिटी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग एनी क्राइसिस। देश में फ्लड आ चुका है, अर्थक्वेक आ गया है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां फेमाइंस पड़ जाता है। वहां पर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? फूड ग्रेन्स पहुंचा सकते हैं, रिसोर्सेज पहुंचा सकते हैं। तो उस क्राइसिस में, स्केर्सिटी के टाइम पे वहां गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाई जा सकती है। वैसे एक एग्जांपल दूं तो राजस्थान कभी ड्राई डेजर्ट्स के लिए पहचाना जाता था कि वहां पे कुछ नहीं हो सकता। पर आपको बताऊं, ऐसे ट्रेनें हैं इंडिया में, सही सुन रहे हैं, ऐसी ट्रेन है इंडिया में जो सिर्फ पानी भर के राजस्थान के इलाकों में पहुंच जाती है। एवरी डे दे कैरी वाटर टू दी डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ राजस्थान, जहां पे बारिश नहीं पड़ती। वहां लोग रह रहे हैं आज आसानी से। तो स्केर्सिटी ऑफ गुड्स को दूर करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा रोडवेज। आप और मैं तो सबसे ज्यादा इसी का यूज कर रहे हैं। शेर शाह सूरी नाम के एक बहुत ही महान राजा ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहें रोडवेज की शुरुआत की। वो कैसे? तो जब शेर शाह सूरी राजा बने तो उन्होंने जीटी रोड बनाया। हाँ, जीटी रोड बनाया इसलिए ताकि मेरा राज्य और फैल सके और मैं उसमें अपनी पकड़ और बना सकूं। इसके लिए उन्होंने रोड बनाया। ये रोड कलकत्ता से शुरू होता था और पेशावर, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, ये भारत का सबसे लंबा रोडवेज था जो कि शेरशाह सूरी ने बनाया। आप जानते हैं, आज की गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो आज की गवर्नमेंट में जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कौन है वो? आपको बताना है। हाँ, तुमको बताना है, क्योंकि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी हैं, ये पुणे से हैं। हिंट दे रहा हूं, ये पुणे से हैं और इन्होंने भारत में रोड का एक बेहद बड़ा जाल बना रखा है और भारत में सबसे डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड बनने जा रहा है। अभी हम वर्ल्ड नंबर 2 में हैं रोड के मामले में। और ये जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिसका नाम तुम लोगों को बताना है, इन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में। हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, तुम जरूर अपने पेरेंट्स के साथ हाईवे पे गए होगे या अपने
रिलेटिव्स के घर गए होगे, कार से गए होगे या बसेस से गए होगे और उस जर्नी को इस बार बहुत एंजॉय किया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतर हो गए हैं हमारे इंडियन रोड्स। तो रोड हमारे और आपके लिए तो जरूरी है ही, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए भी जरूरी है। आते हैं, कौन बनाता है ये जो बड़े बड़े हाईवेज हैं जिनसे हम निकल करके दूर दराज तक शहरों में चले जाते हैं? तो बॉडी का नाम है नाहाई। नाहाई, हाँ, नाहाई स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको सिर्फ और सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। मैंने बताया आज भी हमारे देश के 40% ऐसे विलेजेस हैं जहां पर ऑल वेदर रोड्स नहीं है। तो इतनी अच्छाई होने के बावजूद भी देख लीजिए, तो इसीलिए आजकल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है ताकि गांव गांव को क्या कर सकें, शहरों से कनेक्ट कर सकें, ताकि गांव के प्रोडक्ट शहर में इजीली आ सके। गांव तरक्की कर जाएंगे, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं रोड्स के टाइप। सबसे पहला नेशनल हाईवे। जैसा नाम है, ये वो रास्ते हैं, ये वो चौड़ी सड़कें हैं, हाईवे है ना। हाईवे का नाम सुनते ही आपको बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देने लगती हैं, कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये हाईवे क्या करते हैं, हमारे देश के लेंथ एंड ब्रेथ तक, एक कोने से दूसरे कोने तक को कनेक्ट करते हैं, सारे मेजर शहर्स को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये नेशनल हाईवे है इसीलिए इसको कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बनाती कौन है, मेंटेन कौन करती है, NHAI, नहाई। ठीक है, हमारे देश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 7, NH7 हमारे देश का सबसे बड़ा हाईवे है। आपके शहर को भी कोई ना कोई NH टच कर रहा होगा। जैसे आप मेरे बारे में पूछेंगे तो हमारे शहर को NH31 टच करता है, बनारस से होता हुआ गुजरता है। तो हर शहर को कोई ना कोई NH नेशनल हाईवे मीट कर रहा है। आपका शहर उस नेशनल हाईवे से जरूर टच करता होगा। तो लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, 7। देखिए नंबर भी 7 है और इसकी लंबाई भी क्या है, 7,700 किलोमीटर। तो नाहाई को कब बनाया गया था, नाहाई को बनाया गया था 1988 में। ठीक है, आइए अब आपको एक रास्ते के बारे में बताते हैं, एक ऐसी सड़क के बारे में बताते हैं जो जिसे कहते हैं फ्रीवेज। सर यहां तो एक्सप्रेसवे लिखा है। हाँ, पहले फ्रीवे। भारत में सिर्फ 2 फ्रीवेज हैं। सर ये कैसे रोड्स होते हैं, ये एक सुपर फास्ट स्पीड के लिए बनाया गया सड़क है, नाम है फ्रीवे। भारत में सिर्फ 2 फ्रीवेज हैं, ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न फ्रीवे, और फ्रीवेज नहीं है। सुपर स्पीड के लिए बनाई गई ये सड़कें हैं। तो सर ये एक्सप्रेसवे क्या है, एक्सप्रेसवेज भी हाईवेज हैं जिनको हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए बनाया गया है और ऐसे जगहों पे बनाया गया है जहां पे बीच से कोई और गाड़ी ना आ सके। हाँ, एक ऐसी सड़क है जिसमें कहीं और से कोई कट नहीं लगा हुआ है ताकि बीच से कहीं से गाड़ी कहीं घुस जाए। नहीं, बीच में इंटरसेक्शन नहीं होता है। इसमें एक्सेस का मतलब उस रोड में एंटर करने का या उस रोड से बाहर निकलने के बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं। एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये एक ऐसी सड़क है जो लखनऊ से शुरू होती है और आगरा पे जाके मिलती है। बीच रास्तों में जो बड़े शहर आते हैं सिर्फ वहां ये रास्ता कटता है, वरना इस रास्ते में आप बीच में कहीं से घुस नहीं सकते। नहीं, कहीं से नहीं घुस सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसमें लिमिटेड एक्सेस है, एंट्री का और एग्जिट का, इसके अंदर जाने का। ठीक है, इसमें डिवाइडर होता है, डिवाइडर जानते ही हैं, सड़क के बीच में होता है। लगभग 3 से 4 लेन लेफ्ट साइड, तो 3 से 4 लेन समझ गया ना, 3 से 4 सड़कें राइट साइड में। तो सोच लीजिए कितनी चौड़ी सड़क होगी। इसमें 2 तरह की ट्रैफिक मूव कर रही होती है। तो सर हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है, अभी इससे पहले हाईवे बताया था। हाँ अंतर है, आइए समझते हैं। जब हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो मैंने बताया एक्सप्रेसवे में रोड्स आर नॉट मल्टीपल, बहुत सारे रोड्स उसके अंदर नहीं है। एक सिंगल, मैंने कहा रोड एक सिंगल लेंथ में जाता हुआ जिसमें बीच में डिवाइडर है और एक्सेस टू एंड फ्रो बहुत लिमिटेड है। मतलब बहुत सारे नए रोड आकर के उस पर नहीं मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना, एक व्हीकल को इसमें एंट्री मिल गई अगर, तो वो लिमिटेड प्लेस से ही एंट्री मिलेगी, एक पर्टिकुलर प्लेस से ही उसको एंट्री मिलेगी, कहीं से भी व्हीकल उसके अंदर घुस के ज्वाइन नहीं कर सकता। समझ गया ना, और वो हाई स्पीड के लिए बनाया गया है। हाईवेज में बहुत सारे रोड आके मर्ज कर जाते हैं या बहुत सारे रोड हाईवेज में जाकर के टच कर जाते हैं, कहीं से भी एक रोड, समझ गया ना, जैसे स्टेट हाईवे का रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, हाँ विलेज रोड, सब आके हाईवे में आके टकरा जाता है, मिल जाता है।
ये सब एक्सप्रेसवे में नहीं चलता है, नहीं। और क्या खास बात है, एक्सप्रेसवेज को एक्सेस टू रैंप्स लगाया गया है, लाइन डिवाइडर्स लगाए गए हैं, टेलीफोन बूथ है, मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स वाली चीजें उस रोड में बनाई गई हैं, ताकि आप लंबे डिस्टेंस में अगर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जहां आप रुकना नहीं चाहते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपको एक्सप्रेसवे लेना चाहिए। एक्सप्रेसवे का टोल चार्ज भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां टोल लगे होते हैं, टोल समझते हैं, नाका लगा होता है, इस पे चार्ज भी देना पड़ता है, पर गाड़ियां बहुत हाई स्पीड में चल सकती हैं। चलिए कुछ एक्सप्रेसवे के नाम देखने हैं, याद रखिएगा मैंने बहुत डिटेल नहीं बताया इसके लिए, इसलिए क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये आगरा से लखनऊ जाएगा 3.5 घंटे में, जो कभी 7 घंटे का सड़क सफर हुआ करता था, आजकल 3.5 घंटे में पहुंचा देता है। उसी तरह से एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना नदी के साइड्स में बनाया गया एक्सप्रेसवे है, ये ग्रेटर नोएडा टू आगरा ले जाता है, बहुत चौड़ी सड़क है ये। और अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये भारत का पहला 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। दूसरा है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली से गुड़गांव ले जाता है। उसी तरह से है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इमेजिन करिए 6 लेन है एक्सप्रेसवेज में। और एक और नाम दे देते हैं नोएडा टू ग्रेटर नोएडा। तो इस तरीके से हमारे देश में कई हैं, मैंने सिर्फ मेजर एक्सप्रेसवेज का नाम रखा है। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसवेज हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए बनाया गया सड़क है, जहां पे एक्सेस टू दी एक्सप्रेसवे अलाउड नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है, अर्थात कुछ ही इलाकों से इसके अंदर एंटर, यहां से लीव कर सकते हैं। एक बार आप एक्सप्रेसवे में घुस गए तो कई किलोमीटर तक, हाँ बहुत लंबी दूरी तक आपको क्या करना मिलेगा, कहीं से यू टर्न नहीं मिलेगा या कहीं से साइड टर्न नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे में कहीं से भी घुस जाओ, कहीं पे भी अंदर से आ जाओ, इसमें पॉसिबल नहीं है। समझ गए दोनों में अंतर क्या है ना। अब आते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ध्यान दीजिएगा, ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ रहा हूं। और मैंने पहले ही बता दिया, यहां से पढ़ लेंगे तो कहीं कुछ भी आ जाएगा इस चैप्टर से, ये पूरे मार्क्स तुम्हारे हैं। समझ गए, इसीलिए मैं हर एक टॉपिक जो छोटे से छोटा क्वेश्चन इससे बन सकता है उसको भी कवर कर रहा हूं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जरूर बन सकता है। अब क्योंकि इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, तो एक ऐसा फिगर आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे, कितनी चौड़ी सड़क है आप देख सकते हैं। 4 लेन बनी है, एक लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, चौथी लेन, 4 लेन देख पा रहे हैं। ये एरियल व्यू देखिए, इसको सर्विस रोड कहते हैं। इस रोड को जो यहां किनारे दिख रहा है ना रोड, ये भी एक रोड है, सर्विस रोड है। 4 लेन लेफ्ट में है, 4 लेन राइट में है, बीच में देखिए डिवाइडर है, ये जहां पे पेड़ लगा हुआ है यहां डिवाइडर है। तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या कनेक्ट करता है, ये भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, चारों बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर को कवर करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्योंकि ये चारों मेट्रोपॉलिटन शहर को कवर करता है और इसका शेप एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है, इसीलिए इसका नाम है गोल्डन। समझ गए ना, सुनहरा क्यों है, क्योंकि देश के सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत काम का है। क्या खास बात है, मैंने बताया हर बड़े शहर को कनेक्ट करता है। ये हेल्प करता है ट्रक के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि मैंने कहा सड़कें बहुत चौड़ी हैं। और क्या खास बात है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। और तो और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फ्रॉम विलेजेस टू दी सिटीज लाने में ला जाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रोडवे है, इसीलिए ये रोडवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से कौन सा एक्सप्रेसवे है, एक और नाम है एक्सप्रेसवे का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ से साउथ, देखिए हमारे भारत के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में एक सड़क है श्रीनगर की, और सदर्न मोस्ट पॉइंट पे नाम है कन्याकुमारी। तो श्रीनगर को और कन्याकुमारी को, कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे देश का, ठीक है ना, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली सड़क। अगर आप इस वाले एनएच में आ जाएंगे तो नॉर्थ से साउथ भारत के टॉप से बॉटम तक जा सकते हैं। और दूसरा सड़क कौन सा है, ईस्ट वेस्ट वाला, पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, हाँ जो कि वेस्ट में है, पोरबंदर। अच्छा, पोरबंदर वो जगह है जहां गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक है, ऐसे याद कर लो। पोरबंदर जो कि गुजरात में है, जो कि वेस्ट में है, से सिलचर, ये वेस्ट से ईस्ट तक ले जाने वाली सड़क। ये जो सड़कें हैं ये एक्सप्रेसवे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नेशनल हाईवे, फिर नेशनल हाईवे के अंदर पढ़ा एक्सप्रेसवे, अब आता है स्टेट हाईवेज। जो स्टेट में अंदर, जैसे हमारे का यूपी एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने वाला
ये नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे से विद इन द स्टेट रह सकते हैं आप, और स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आप बनारस से भदोही जाना चाहते हैं, हाँ बनारस में जहां रहता हूं वहां से आपको भदोही जाना है, तो आपको एनएच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टेट हाईवे से जा सकते हैं। बनारस के पास में एक छोटा सा शहर है जौनपुर, जरूर जा सकते हैं। मिर्जापुर जरूर जा सकते हैं। कौन सी सड़क लेंगे हम? स्टेट हाईवेज लेंगे, नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, पर ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई छोटे टूरिस्ट सेंटर्स में जाना हो तो क्योंकि स्टेट हाईवे है इसीलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ठीक है। अब इससे छोटा रोड कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। जैसे आपके घर से आपके स्कूल तक की रोड, आपके घर से आपके स्टेशन, जिस स्टेशन पे आप जाते हैं वहां तक की रोड, कैसी रोड है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है। अगेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स स्मॉल टाउन्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकती है। इसको भी मेंटेन कौन करता है? इसको भी स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है नगर निगम या नगर पंचायत, नाम सुना है आपने ना। ये म्युनिसिपैलिटी इसको क्या करती है? इसको मेंटेन रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रोड की बात करते हैं जो हमारे भारत की इस समय सबसे बड़ी जरूरत है, गांव में सड़कें। गांव में सड़कें, रूरल रोड्स, क्योंकि भारत गांव का देश है, तो यहां पर 80%, भारत की जो 80% सड़क है वो रूरल रोड्स है। याद रखिएगा, रूरल रोड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये सड़कें ऑल वेदर नहीं है। इसका मतलब है पूरे साल भर आप इस सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकते, पर ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि गांव में होने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गांव में अच्छा प्राइस नहीं दिलाएगा फार्मर्स को, पर ये अगर शहर पहुंच जाएगा तो फार्मर्स को उसकी अच्छी कीमत मिल पाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है फार्मर्स के लिए। कुछ और रोड्स भी हैं, जैसे बॉर्डर रोड है। अब आप जैसे ही बॉर्डर रोड का नाम लेते हैं तो आपको वो रोड का ध्यान आ जाना चाहिए जो बॉर्डर एरियाज में है। हाँ, जहां पे हमारे देश की सीमा खत्म हो रही है और दूसरा देश शुरू हो रहा है, उसको कहते हैं बॉर्डर। भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे सड़कें हैं कि नहीं है? अरे भाई वहां पे मैं और आप, घर तो नहीं है आम आदमियों के, कॉमन मैन तो नहीं है, पर आर्मी वाले तो रह रहे हैं। उनको क्या राशन पानी नहीं चाहिए? उनको वेपन्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बॉर्डर एरिया में कौन लेके जाएगा? सड़कें। वहां पे सड़कें क्योंकि आसान नहीं है बनाना, बहुत दुर्गम इलाके हैं, बहुत मुश्किल से डिफिकल्ट टू रीच इलाके हैं, जहां पे टेरेन बहुत उल्टा पुल्टा है, उबड़ खाबड़ वाला इलाका है। ऐसे इलाकों में जो सड़कें बना रहे हैं वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है BRO। 1960 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ताकि हम डिफेंस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सड़कें बना सके। कहां सड़कें बनानी है? सड़कें बनानी है बॉर्डर एरिया में, जहां पे देश की बाउंड्री है। समझ गया ना? जहां हमारा देश खत्म हो रहा है, अब चाइना तक सोचिए, हमारे इंडिया से चाइना का बॉर्डर है, हमारे इंडिया से भूटान का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, इतने सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो हमें उनसे अपने देश को बचाना है कि नहीं? तो इसके लिए चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड हमने बनाया है, गर्व करना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रोड कहां से कहां तक है? फ्रॉम मनाली टू लेह। हाँ, आपने वो मूवी तो देखी ही होगी, 3 इडियट, नहीं देखी है? जिसमें एक ड्राइव का सीन है, जिसमें वो लोग किडनैप करके, है ना, रेंचो को ले जाते हैं, है ना, मुंह में बांध देते हैं रेंचो को। याद है वाला सीन, ड्राइव वाला सीन? लाल रंग की गाड़ी होती है ना, वो जो चतुर होता है उसको भी, हाँ चतुर को बांध देते हैं ना मुंह में, उसका बांध करके रेंचो को खोजने जाते हैं। वो वही उस रोड की बात कर रहा हूं। हाँ, उस पर लिखा था, फिल्म में तुमने ध्यान नहीं दिया, फिल्म देखने में मशगूर हो गए, ये सीन देखना भूल गए कि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड था। वही रोड है। शायद आपको फिल्म का एंड भी याद हो, 3 इडियट का, वो सारा सीन लद्दाख का था। ध्यान दिया? आपको फिल्म का एंड याद आया? तो आपको गर्व होना चाहिए अपने BRO पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे। आइए एडवांटेजेस समझते हैं, क्यों रोड हमारे देश के लिए एडवांटेज है। सबसे बड़ा है कि रोडवेज हार्बिंजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर ये हार्बिंजर क्या होता है? अरे मैसेंजर। जिस देश में रोडवेज स्ट्रांग होगा उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। आज इंडिया की ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट है, पता है कि नहीं आपको? अच्छा, आंख बंद करके भी मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमको बोलते हैं न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जापान, जैसे ही तुम्हें नाम लेते हैं तो तुम्हें बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें इमेजिन में वहां पे जो बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई दे रही, बड़े बड़े स्ट्रीट्स लाइट दिखाई दे रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही जिसमें खूब सारी लाइटिंग लगी है। क्या कहते हो?
तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। रोड होगा तभी वहां पर पॉसिबल है। समझ गए ना? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहचान है देश की सड़कें, याद रखिएगा। तो क्या क्या एडवांटेज है, आइए सबसे पहला पढ़ते हैं। तो रोड हेल्प करता है हर गांव तक पहुंचने के लिए और हर हैमलेट तक पहुंचने के लिए। सर ये हैमलेट क्या होता है? वेरी स्मॉल विलेज, छोटे से छोटा गांव तक पहुंचना होगा तो आप सड़क से जा सकते हैं। हो सकता है वहां ट्रेन ना जाती हो, और एरोप्लेन का तो सवाल ही नहीं है। क्या कहते हैं, गांव में कोई एरोप्लेन उतरते हैं क्या? पर फिर भी वहां सड़कें आपको जरूर मिल जाएंगी। और तो और रोड का कंस्ट्रक्शन करना भी सस्ता पड़ता है। और क्या बेनिफिट है रोड्स के? रोड के फायदे हैं, जहां पे टेरेन, जहां पर रास्ता रेलवे बनाने का संभव नहीं है। अब सोचिए पहाड़ पर रेलवे नहीं चढ़ सकती ना, आप तो जानते ही हैं। तो वहां पे रोड पॉसिबल है। जहां रेलवे लाइन नहीं पॉसिबल है वहां रोडवेज पॉसिबल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है डोर टू डोर सर्विस। रोड से आप घर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब आप अपनी गाड़ी में अपने फैमिली के साथ कहीं दूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपका बैग, आपका सामान गाड़ी से आपके ठीक दरवाजे तक पहुंच जाता है। या अगर आप ट्रांसपोर्ट से मंगवा रहे हैं तो ट्रक या बड़ी गाड़ी आपके यूजुअली घर तक पहुंच जाती है। पर क्या ट्रेन तुम्हारे घर तक आती है? नहीं आती है। ये प्रॉब्लम ट्रेन में रहेगी। तो रोड डोर टू डोर सर्विस देने वाला कौन है? सिर्फ रोडवेज है। और तो और रोडवेज ना होता तो बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रॉब्लम होती। वो कैसे? रेलवे से तो तुम चले गए नानी के घर तक, पर नानी के घर पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन तक ना गाड़ी छोड़ेगी कि नानी के घर तक जाकर रेलवे छोड़ के आती है तुम्हें। तो रोड की जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें, ठीक है ना? इसी तरह से तुम एयरपोर्ट से उतर गए, एयरपोर्ट में घर है क्या तुम्हारा? अरे एयरपोर्ट से तो घर तक आना पड़ेगा। क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। तो सड़कें सप्लीमेंट करती हैं, सपोर्ट करती हैं अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चाहे रेलवे हो और चाहे एयरवेज हो, आपको रोड की जरूरत तो तब भी पड़ेगी, है कि नहीं है? बिना उनके काम नहीं चलने वाला है। रोड्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, सब अच्छाइयां नहीं है रोड्स में। पहली प्रॉब्लम रोड्स की क्या है कि हमारे भारत में सरफेस रोड कम है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो रेगुलर यूसेज में नहीं है, वहां पे अच्छी वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारे भारत में। और क्या प्रॉब्लम है? हमारे रोड को मेंटेन अच्छे से नहीं किया जाता है। आपके सड़कों का क्या हाल है? हाँ, तुम्हारे शहर की सड़कों की बात पूछ रहा हूं, क्या हाल है तुम्हारी सड़कों का? पक्का लिखोगे शायद, मुझे यकीन है कि तुम कमेंट में लिखोगे कि सर गड्ढे से भरे हुए हमारे सड़क हैं, सड़क कम है गड्ढे ज्यादा हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि रोड जल्दी जल्दी खराब हो जा रही हैं, है ना? और रोड्स के चक्कर में हमारी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी एक्टिवा जल्दी जल्दी खराब हो जा रही है। और प्रॉब्लम क्या है? जब आप हाईवेज पे निकलते हैं तो कई सारे चेक पॉइंट्स मिलते हैं, कई सारे टोल टैक्सेस भरने पड़ते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, टाइम वेस्ट होता है भाई। हर जगह थोड़ी दूर में क्या होता है, गाड़ी रोकनी पड़ती है टोल वालों के पास, क्या कहते हैं, हाईवे में जाते समय। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और लास्ट में ट्रैफिक। ओहो, ट्रैफिक तो हॉरिबल है। कोई भी कहीं से भी घुस के चला आता है। हाँ, कोई भी कहीं से भी घुस के चला आता है, आपको ठोक देगा, आपकी गाड़ी लड़ा देगा, आपकी गलती भी नहीं होगी तो भी होगा। क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम हमारे है देश में। अभी लोगों को ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा नहीं है। हाँ, सही कह रहा हूं ना? अब आते हैं अगला मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे की बात करते हैं। रेलवेज, भारत में रेलवे का भी नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। और हमारे देश में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट की बात करें, मतलब सामान ले जाने ले आने की बात करें, कौन सी ट्रेन है जो सामान ले जाती ले आती है, हैवी मटेरियल ले आती है, उसे कहते हैं गुड्स ट्रेन। आम भाषा में कहते हैं मालगाड़ी। नाम सुना होगा आपने। भारी से भारी मिनरल रिसोर्सेस को क्या करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाती है हमारी गुड्स ट्रेन। और दूसरी कौन सी ट्रेन है जिसमें मैं और तुम जाते हैं? पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना? तो ट्रेन पीपल को फारदेस्ट कॉर्नर तक ले जा सकती है, पिलग्रिमेज में हेल्प करती है। हमारे भारत में सबसे पहली रेल लाइन 1853 में बनाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने। थाने, हाँ, एक छोटा सा शहर का नाम है मुंबई के पास में, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर अवे है। सबसे पहली रेल लाइन हमारी तब बनाई गई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी 1951 में, जब हमारा देश आजाद हो चुका था। 47 में आजाद हुआ था। 1951 में आते आते हमने रेलवे उसको नेशनलाइज कर दिया, अर्थात हमारे देश में गवर्नमेंट ने रेलवे को टेक ओवर कर लिया और धीरे 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 इसको डेवलप करते गए। और आज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है भारत का रेलवे, इमेजिन करिए। और लार्जेस्ट नहीं, साथ में बिजिएस्ट भी है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 18
मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। बाप रे, मतलब 1,80,00,000 से ज्यादा लोग रोज ट्रेवल करते हैं। अरे बहुत सारे शहरों की तो, बहुत सारे कंट्रियों की इतनी आबादी भी नहीं होगी, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी, इतने लोग हमारे यहां सिर्फ रेल में बैठे रहते हैं। आप इमेजिन करिए। और तो और ये लार्जेस्ट इंप्लॉयर, कितने लोग काम करते हैं? 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है रेलवे। हाँ, आप रेलवे में जाइए, देखिए। और तो और हमारा देश का जो टोटल लेंथ जहां पे रेलवे नेटवर्क अवेलेबल है, स्टेशन, वो है 7,137। बाप रे, 7,137 इतने रेलवे स्टेशन हैं। और रेलवे के टोटल कितने जोन्स हैं? 17। ये सब क्यों याद करा रहे हैं आपको? क्योंकि इस पर बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसीलिए इनको छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपको याद करा रहे हैं, क्योंकि इट मे बी आस्क्ड। समझ गए? अब आते हैं, ट्रैक सिस्टम पे बेस्ड है हमारी रेलवे। 3 ट्रैक्स हैं हमारे भारत में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ट्रैक पूरे भारत में है, वो है ब्रॉड गेज। ये क्या होता है? ट्रैक क्या होता है? तो रेल की पटरियों को हम ट्रैक बोलते हैं। अरे भाई, जो रेल की पटरी होती है जिसपे ट्रेन चलती है, उसको ट्रैक कहते हैं। इसके डिस्टेंस को, इसकी चौड़ाई को, इन दोनों के ट्रैक की जो डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस 1.167 मीटर है। तो ये चौड़ा ब्रॉड गेज। याद रखिएगा, जब ट्रैक चौड़ा होता है तो ट्रेन की साइज बड़ी हो सकती है, आप आराम से ट्रेन में बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेट सकते हैं, पैर लंबा कर सकते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा हमारे भारत में है। हमारे भारत का 85% ऑफ टोटल लेंथ, पूरे रेलवे की टोटल लेंथ का 85% किससे बना हुआ है? ब्रॉड गेज से। और वो होना भी चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि हमको ब्रॉड गेज में ही यस चौड़ी डब्बे मिलते हैं, आराम से लेट बैठ सकते हैं। आप देखिए, आप जिस कोच में बैठे होते हैं उसमें 72, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस कोच में तुम बैठे हो, मान लेते हैं तुमने बैठा A1 या B2, होता है ना, ऐसा कोच नाम होता है, उसमें 72 पैसेंजर्स लगभग तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। समझ गए ना? तो कितनी जगह है ब्रॉड गेज में। खास बात और बताऊं ब्रॉड गेज की, हमारे देश की एक रेल लाइन का एक हिस्सा है, नाम है कोंकण रेल लाइन। क्या खास बात है इस कोंकण रेल लाइन की? ये बहुत ही दुर्गम इलाकों में बनाई गई है। ये ब्रॉड गेज की एक लाइन है, ब्रॉड गेज की लाइन है। और खास बात है, ये रोहा इन महाराष्ट्र से मैंगलोर को कनेक्ट करती है। रास्ते में बहुत सारे टनल्स, ब्रिजेस को बना के बनाया गया। सबसे मुश्किल इलाकों का रेलवे नेटवर्क भारत का कौन सा है? द मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वॉज कोंकण रेलवे लाइन। सबसे ज्यादा मुश्किल है। चलिए, ब्रॉड गेज का एक एग्जांपल देना चाहता था। वैसे तुम्हारे शहर से किसी बड़े शहर के तक जाने की ट्रेन ज्यादातर कौन सी है? ब्रॉड गेज है। फिर आता है मीटर गेज। अब समझ जाओ, 1 मीटर की डिस्टेंस होगी किसके बीच में? 2 रेल के जो ट्रैक्स दिखाई देते हैं, आपको 2 पटरियां दिखती है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर होगा। हमारे भारत में अभी भी 11% ट्रैक मीटर गेज है। और उससे छोटा, ये तो बच्चों वाली ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन होती है, इसमें दौड़ के भी तुम चढ़ सकते हो। ट्रेन इतनी छोटी होती है कि तुम लेट तो सकते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि ट्रैक बहुत छोटा है ना। देखो ना, ट्रैक की चौड़ाई कितनी है? 0.762, मतलब 76 सेंटीमीटर। हाँ, तुम्हारी जो स्केल है तुम्हारे पास घर में रखी है ना, जैसे तुम नापते हो ना, हाँ, उसी को बस 76 सेंटीमीटर देख लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा इतनी चौड़ी पटरी होती है। हाँ, मेरा हाथ देख लो शायद। अब सोचो उस पर कितनी बड़ी ट्रेन चलेगी। इसमें तो दौड़ के उतर भी जाओगे, उतर के चढ़ भी जाओगे। टॉय ट्रेन तो देखा ही होगा, खिलौने वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन 0.72 मीटर या 610, मतलब 61 सेंटीमीटर बस। ये ट्रेन, ये ट्रैक बहुत कम है भारत में, क्योंकि ये ट्रैक ज्यादातर कहां मिलेगा तुम्हें? पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। ये ट्रैक छोटे क्यों होते हैं इतने, ये वाले, ये नैरो गेज इतने छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने कहा, ये पहली चीज स्लो ट्रैफिक के लिए है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां डिफिकल्ट टेरेन है वहां के लिए। टॉय ट्रेन मैंने एग्जांपल दिया ना, हाँ, मैं श्योर हूं कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स में भी टॉय ट्रेन्स हैं। कानपुर के जू में भी है टॉय ट्रेन। हाँ, आप जाए वहां चढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इतने ही छोटे ट्रैक्स होते हैं। आते हैं एडवांटेज ऑफ रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे सबसे एफिशिएंट है। सबसे एफिशिएंट है इसलिए क्योंकि सबसे कार्यकुशल है, क्योंकि इसके में बल्कि गुड्स को ले जाना सबसे आसान है। कौन से गुड्स? भारी गुड्स को ले जाना। भारी से भारी सामान आप रेलवे से भेज सकते हैं, और खास करके वैसे सामान जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल सामान। हाँ, दूध, ब्रेड, सब्जियां, ये सब क्या है? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। इनको रेलवे से जल्दी
क्योंकि रेल बहुत तेज चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। और क्या खास बात है, रेलवे रॉ मटेरियल भी ले जाती है। मैंने कहा था गुड्स ट्रेन, मैंने कहा था आयरन ओर को, जहां आयरन माइंस है, आयरन माइन से वहां से ले जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तक। उसी तरह से कोल्स को, जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज की, इनको पहुंचाती है। और क्या करती है, गांवों को कनेक्ट करती है शहरों से, रेलवे लाइन से आप देखते हैं गांव वाले शहर आप आते हैं। और क्या मदद करती है, हेल्प करती है सफरिंग्स को रिड्यूस करने में, जब देश में नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, जब कोई मुसीबत आ जाती है, फ्लड आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, तो भी रेलवेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वहां पर सामान पहुंचा सकते हैं खाने पीने का। और रेलवे क्या कर सकती है, रेलवे पुलिस को, ट्रूप्स को, डिफेंस पर्सनल को और डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में मदद करती है। आपने जरूर देखा होगा अपने फौजी साथियों को, पुलिस वालों को रेलवे में चक्रमण करते हुए, घूमते हुए, देखा है कि नहीं देखा है? तो दे कैन ट्रेवल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां जरूरत है वहां पड़ जाएंगे। रेलवे कंफर्टेबल होती है, आप जानते ही हैं, आप पैर फैला सकते हैं, लेट सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। बसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या कहते हैं, आपकी कार में तो और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप कार में स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, या तो आपके पास बहुत लग्जरी वाली कोई व्हीकल हो, बहुत वैगन टाइप का हो बड़ा सा, वरना नहीं तो मैंने कहा आप बहुत फैला नहीं पाएंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे कार में। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जर्नी मजा नहीं आता है कार में, है कि नहीं है? रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक है, हालांकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यहां से तुम्हें बॉम्बे भेज दें, यहां से तुम्हें साउथ भेज दें, थक जाओगे, 2-2 दिन का ट्रेवल करोगे तो बोर हो जाओगे। चलो, बुराई भी आती है रेलवे की। सबसे पहली बुराई है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूट नहीं है। जिस रूट पे ट्रेन चल रही है उस रूट में अगर तुम्हारा घर है, मतलब उस शहर में तुम्हारा घर है, तो उतर जाओ ट्रेन से, पर तुम्हारी मर्जी से ट्रेन वहां नहीं रुकेगी। हो सकता है जिस शहर में तुम रहते हो वहां का रूट ट्रेन का है ही नहीं, लो भैया गए काम से, अब तो ट्रिप बस से जा पाओगे। क्या कहते हैं, रेलवेज के रूट्स सरकार डिसाइड करती है, और जहां पे डिफिकल्ट टेरेन्स होता है, खास करके हिली एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज, वहां पे रेलवे ट्रैक नहीं बन सकता है। समझ गए ना? कश्मीर बहुत ऊंचाई पर है, रेलवे ट्रैक नहीं है वहां पर, समझ गए ना? आपको बस से जाना पड़ेगा। नैनीताल में एक प्लेस है, नाम है काठगोदाम। गए हो नैनीताल? पहाड़ों की रानी, हिल्स की क्वीन ऑफ हिल्स, सुना है? अब नैनीताल तक, ऊंचा तक आप नहीं जा सकते, आप काठगोदाम तक जा सकते हैं। नाम नहीं सुना है काठगोदाम? हाँ, काठगोदाम वो स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है जहां पे ट्रेन आके अगर रुक जाएगी। अब वहां से ऊपर जाना होगा नैनीताल की तरफ, तो आपको बस लेके जाना पड़ेगा। मनाली जाना हो, यही सब रास्ते हैं। तो जहां पर क्या हो, पहाड़ी इलाका हो, वहां पे आप रेलवे नहीं जा सकते हैं, एक सर्टन हाइट के बाद नहीं जाएगी रेलवे। जहां बहुत लॉन्ग जर्नी हो, मैंने कहा था बोर हो जाओगे रेल में, बैठे बैठे लेटे लेटे परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा है कि, समझ गया ना, इससे अच्छा है कि एरोप्लेन चले जाओ। स्टीम इंजन बहुत नॉइस पैदा करती हैं, हालांकि आजकल स्टीम इंजन कम यूज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेलवे ओशंस को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो ओशन को क्रॉस कौन कर सकता है? ओशन को क्रॉस कर सकता है एयर ट्रांसपोर्ट। हमारे भारत में सबसे पहला जो एयर ट्रांसपोर्ट यूज हुआ था वो इलाहाबाद से नैनी, वैसे नैनी भी इलाहाबाद के पास में ही है, 1911 में यूज हुआ था। और हमारे देश में एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करने वाली, एयर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने वाली कौन सी बॉडी है? नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहते हैं AAI। क्या? AAI। ये क्या करती है? ये एक नोडल एजेंसी है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट बॉडी है। क्या रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविल एविएशन मतलब समझ गए, जहां जहां एरोप्लेन जो सिविल यूज के लिए हो रहा है, मतलब आपके और मेरे आने जाने के लिए जो एरोप्लेन्स यूज हो रहे हैं, पैसेंजर प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, इनके लिए ये क्या करती है? एयरपोर्ट्स बनाना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना, किसका काम है? AAI। समझ गए? अब एक एजेंसी है हमारे भारत में, नाम है पवन हंस। ये गवर्नमेंट की एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। ये क्या करती है? इसका काम है हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज देना। अगर किसी को हेलीकॉप्टर से जरूरत है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी पिलग्रिमेज वाली प्लेस, बहुत सारे पिलग्रिमेज वाली प्लेस में आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल रही है। जैसे कि आपको वैष्णो देवी जाना है, हाँ नाम सुना है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जाना है, आपको वहां हेलीकॉप्टर सर्विस मिल रही है आजकल। ऐसे और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। दुर्गम समझ गए ना, जहां डिफिकल्ट टेरेन है, जहां रोड बनाना मुश्किल है, जहां ट्रेन पे जाना मुश्किल है, पर हेलीकॉप्टर तो जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे ऑफशोर माइंस हैं। ऑफशोर समझते हैं ना, समुद्र में जहां पर खदान खोद दी गई है, खदान मतलब वहां पे पेट्रोलियम निकाला जा रहा है,
उस जगहों पे भी क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर सर्विस देते हैं। समझ गया ना, ऑफ एक्सप्लोरेशन में, हिली एरियाज में। चलिए एडवांटेजेस पढ़ते हैं एयरवेज की। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सबसे तेज होता है और कंफर्टेबल होता है ना। अभी आप बैठे एरोप्लेन में और अरे आपका डेस्टिनेशन आ गया, उतरिए उतरिए, बोलते अरे क्या भैया इतना जल्दी? हाँ, क्योंकि बहुत फास्ट है, क्योंकि सीधे जाना होता है ना इसको। भाई रेलवे तो घूम घूम के जाती है और एरोप्लेन में तो क्या होता है, सीधे, ठीक है ना। और खास बात क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट नेचुरल क्लैमिटीज में काम आता है। ये पॉइंट देख लो, सब में है। नेचुरल क्लैमिटीज में यूजफुल रोडवेज भी है, रेलवे भी है और एयर ट्रांसपोर्ट भी, सब में ये पॉइंट लिख सकते हो, ये कॉमन पॉइंट है। अच्छा, मैंने आपको पॉइंट्स ज्यादा बताए हैं, 6 7 7 पॉइंट बताए हैं, याद इतना नहीं करना है, 3 पॉइंट मैक्सिमम है। चाहे एडवांटेज हो चाहे डिसएडवांटेज हो, 3 से अधिक पॉइंट मत करिए, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए स्पीड की बात करेंगे तो एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा होती है, एरोप्लेन दूर दूर तक क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, इवन माउंटेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, सैंडी डेजर्ट्स को क्रॉस कर सकता है, पानी समुद्र सबको पार कर सकता है। हाँ, क्या जरूरत है ना, कोई ट्रैक की तो जरूरत नहीं है एरोप्लेन को, आसमान से ही क्या होगा, आप सबको पार करके ले जाएगा। बुराई भी है एयरवेज में, सब अच्छाइयां नहीं हो सकती। पहली बुराई क्या है, सस्ता नहीं है भाई, रेलवे से ज्यादा महंगा है, जानता ही है। एयरप्लेन्स की टिकट महंगी है और एरोप्लेन्स वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, खास करके जब फॉगी वेदर होगा, बहुत डेंस क्लाउडी वेदर होगा, एरोप्लेन्स नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा विंटर्स के समय में अक्सर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, होती है ना। और क्या खास बात है, एरोप्लेन्स पेट्रोलियम फ्यूल यूज करते हैं। हाँ, हम इसे कहते हैं एविएशन फ्यूल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं, पता है कि नहीं आपको, केरोसिन लगता है, एविएशन फ्यूल लगता है, और ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, समझ गया ना। अर्थात एरोप्लेन्स भी पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बुराई क्या है एरोप्लेन्स की और ट्रांसपोर्ट की, कि कोई वजनी सामान, कोई भारी सामान आप एरोप्लेन से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, समझ गए। आपका लगेज भी फिक्स होता है, टिकट खरीद लोगे अगर इकोनॉमी क्लास की ना, अगर तुमने इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीद ली तो 15 किलो से ज्यादा का सामान नहीं ले जा पाओगे। अगर ज्यादा ले गए, 1 किलो भी ज्यादा ले गए, तो एक फिक्स चार्ज है जो तुमसे लेंगे कि इतना पैसा हमको अलग से दीजिए। बड़ा महंगा है ट्रेवल करना, बता दिया। टिकट सस्ती है पर उसका लगेज चार्ज ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या साबित करना चाहते हैं, स्मॉल टनेज, स्मॉल आर्टिकल्स को ले जा सकता है, भारी सामान नहीं ले जा सकता है। आइए अब भारी सामान ले जाने का तुम्हारा प्रॉब्लम हम दूर करते हैं, क्योंकि एयर में तो भारी सामान नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि एरोप्लेन को ऊपर ले जाना होता है, पर पानी में तो ले जाओगे। इनसे मिलो, ये तुम्हारी भारी सामान ले जाने की सारी दिक्कत दूर कर देंगे। तुम्हें 1000 कार, 1000 ट्रकें भेजनी है अमेरिका, जापान, भेज दो समुद्र के रास्ते से। देखो ये है बड़ा सा कार्गो शिप, है ना। तो क्या कहना चाहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, सारी समस्याओं का निदान। तो इंडिया की खास बात क्या है, इंडिया में भी डेंस नेटवर्क ऑफ वाटरवेज है, हमारे देश में कैनाल्स, रिवर्स बहुत एक्सेसिबल अवेलेबल है। अब वाटरवेज भी 2 टाइप के हैं, इनलैंड मतलब देश के अंदर जो नदियां हैं, और समझ गए कोस्टल, देश के बाहर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, दोनों तरह के वाटरवेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की, क्योंकि ये देश की सीमाओं के अंदर है, इसमें कैनाल्स आएगा, बैक वाटर्स आएगा। अब हमारे भारत में बहुत सारी रिवर्स हैं जो नेविगेबल हैं। नेविगेबल मतलब होता है जिस पे शिप्स, बोट्स चलाई जा सकती हैं। पर साउथ की नदियां, खास करके पेनिनसुलर जिसको हम बोलते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नाम सुना है ना, ये सब साउथ की नदियों में थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों उनको यूज नहीं कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में, नेविगेशन के लिए नदियां अच्छी क्यों नहीं है? आओ पहला रीजन जानते हैं। पहला रीजन है ये नदियां सीजनल होती हैं, बारिश पड़ेगी नदियों में पानी होगा, बारिश खत्म नदियां सूखने लगेंगी। आप जानते हैं नदियों में पानी नहीं रहेगा तो आप शिप्स या बोट्स नहीं चला पाएंगे। और प्रॉब्लम क्या है, ये नदियां ज्यादातर छोटी हैं। नॉर्थ की नदी की बात करो मुझसे, गंगा की बात करो, ब्रह्मपुत्रा की बात करो, यमुना की बात करो, सब बहुत बहुत लॉन्ग रिवर्स हैं और सब स्नोफेड रिवर्स हैं। स्नोफेड समझ गया ना, ये सब साल भर पानी वाली नदियां हैं, क्योंकि ये जो माउंटेन्स में स्नो होती है उसके पिघलने से पैदा होने वाली नदियां होती हैं, नॉर्थ वाली नदियां। और साउथ वाली नदियां स्नोफेड नहीं है, रेनफेड नदियां हैं। और क्या प्रॉब्लम है साउथ की नदियों में, पेनिनसुलर नदियों में, कि नदियों में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, बहुत सारे रैपिड्स भी पड़ते हैं। अब सोचिए आप बोट से जा रहे हैं, अचानक वाटरफॉल आ गया तो तुम भी गए, तुम्हारी नाव भी गई,
समझ गया ना, ड्राम से नीचे जाओगे साफ हो जाओगे। तो साउथ की नदियों में ये प्रॉब्लम है, वहां वाटरफॉल्स हैं, समझ गया ना, बहुत सारे वाटरफॉल्स और रैपिड्स आते हैं। हमारे भारत में भी वाटरवेज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी अपने मन से किसी भी रूट में आ जा ना सके। अब तुम्हारी मन किया, अपनी शिप लिए और चलते बने कहीं पर भी गंगा जी में घूमते घामते, ना ना ना। जैसे कार का लाइसेंस लेना पड़ता है, कार का रोड टैक्स देना पड़ता है सड़क पर चलाने के लिए, है ना, रोडवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है कि नहीं है भारत में, तो वैसे ही पानी के लिए भी एक अथॉरिटी है, नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे सड़क बनाने के लिए नहाई थी, याद है नहाई, ये अवाई, हाँ नहाई का भाई है अवाई, अवाई समझ गया क्यों ना, IWAI अवाई। ये क्या करती है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, वाटरवेज को कंट्रोल करती है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब होता है सरकारी, लीगल बॉडी है। गवर्नमेंट ने इसको बनाया है पानी के रास्तों को कंट्रोल करने के लिए, कि किस रास्ते से किस रास्ते तक शिप्स चलेंगी, समझ गए, और किस नदी में चलेंगी, ये बताती है, समझ गए, ये डिसाइड कर दी है। तो ये डिसाइड करती है वाटरवेज, ये सर्वे करती है, जांच करती है, ये बताती है कि कहां पर नाव, नदी में किस नदी पे नाव चलाना और कितनी दूर तक शिप्स या बोट चलाना अलाउड है, ये सब यही बताता है, IWAI। अब इनमें से सबसे पहला जो उन्होंने नेटवर्क बनाया, देखिए कौन सा है, NW, देखिए नाम में चेंज हो गया, NH नहीं है इस बार, NW नाम हो गया, यह है नेशनल वाटरवे नंबर 1, NW1। बस आपको क्या ध्यान देना है कि ये वाटरवेज किसको कनेक्ट करता है, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्या है, ये गंगा भागीरथी को कनेक्ट करता है हुगली रिवर से, अर्थात गंगा से लेकर के हुगली नदी तक। हुगली नदी याद रखिएगा कलकत्ता में जाती है, सोचिए इतना दूर का नेटवर्क है, लगभग 1620 किलोमीटर का रास्ता है ये नदी का। दूसरा नदी का रास्ता कौन सा है, NW2, नेशनल हाईवे 2। ये कहां से कहां जाता है, ये ब्रह्मपुत्रा से शुरू होता है और दुबरी पंडू, ये जगह का नाम है, दुबरी पंडू नाम की प्लेस है, वहां तक जाता है। रास्ते में तेजपुर, नूनमती, डिब्रूगढ़, सादिया, ये सब इलाका पड़ता है। आपको सिर्फ क्या पहचानना है, हो सकता है आपसे क्या दे दे, रिवर दे दे और कहे कि इस रिवर में कौन सा NW है या NW2 किस रिवर पर है, समझ गए, इसके लिए तैयार करना है और बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। NW3 क्या करता है, यह कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम कोट्टापुरम, केके है ना, ये तो केके हो गया, कौन है केके, W3। और NW4 में क्या है, ये आंध्र प्रदेश में है। NW5 में क्या है, ये ब्रह्मनी, हाँ ब्रह्मनी और गोइनखली चरबाटिया, ये प्लेस का नाम है, ये आपको नॉर्थ में मिलेंगे। ये तलचर, धामरा, ये सब क्या है, नॉर्थ के स्टेशन हैं जहां पर ये है। और क्या है, कहां पर है ये, NW16, 16 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 6 ही तो NW हैं, 16 नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है यहां पर, डोंट वरी। NW से ही है भारत में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको मैंने क्या कर दिया है, ध्यान नहीं देना है, मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देखा है। आइए, ओशन वाटरवेज, इनलैंड के बाद समुद्र का वाटरवेज, आप जानते ही हैं एक देश से दूसरे देश जाना होगा, इंडिया से अमेरिका जाना होगा, तो आप एक तो एयरपोर्ट से मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं और दूसरा ओशन से जा सकते हैं। तो ओशन ट्रांसपोर्ट, हमारे भारत में टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, कितना समुद्र तट है हमारे भारत में, 7517। अरे 7 वाले बड़े नंबर आ रहे हैं आज। नेशनल हाईवे 7 आया था इससे पहले, जो कि भारत का सबसे लंबा हाईवे था। फिर 7700 किलोमीटर लंबाई है नेशनल हाईवे 7 की, है ना। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टेशन भी पढ़ा था कि लगभग 7000 समथिंग स्टेशन थे। 7 बड़ा आ रहा है ना, इस चैप्टर में ध्यान देना। ये देखो फिर 7000 आ गया। 7517 किलोमीटर क्या है हमारा पूरे भारत की कोस्ट लाइन, ये है हमारी कोस्ट लाइन। देखो ये हम कहना चाहते हैं, यहां से जो हमारी कोस्ट लाइन शुरू हो रही है भारत की, है ना, ये कोस्ट लाइन है, ये हमारा कोस्ट लाइन है, समझ गया ना। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट देख रहा है, कितना है 7517। इसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 नोटिफाइड पोर्ट्स हैं। ध्यान देने लायक बात क्या है कि पोर्ट्स, PORTS, पोर्ट्स नेचुरल नहीं होते हैं, इंसान बनाते हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुमने गैरेज बनाया है बनाया तुम्हारे घर में। क्यों गैरेज बनाया तुम्हारे घर में? ताकि तुम जब रात को आओ
या जब शाम को लगता है तुम्हारी गाड़ी का यूसेज नहीं है, कुछ दिन गाड़ी रखनी है, आप जाइए गैरेज में अपनी गाड़ी रख दीजिए। इवन जब गाड़ी रिपेयर करानी होती है, गाड़ी से सामान उतारना होता है, गाड़ी में सामान चढ़ाना होता है, आप गैरेज में ही सामान चढ़ा करके या गाड़ी से सामान निकाल लेते हैं। टायर चेंज करना है, गैरेज में कर लेते हैं। क्या कहते हैं, करते हैं ऐसा? तो ये क्या है, आपका पोर्ट की तरह है। शिप्स भी पोर्ट में एक ऐसा इलाका होता है, पोर्ट समुद्र का एक ऐसा एरिया होता है जिसे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन से बनाया गया है, जहां पर शिप्स को आके रोका जा सकता है। यहां पे शिप्स में लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, रिपेयर वर्क हो सकता है, शिप ठहर सकती है। समझ गए? नाम है PORT। कौन कौन से बड़े पोर्ट्स हैं याद रखिएगा। ये शॉर्ट MCQ के लिए करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बनने वाला है इस पे। आपको सिर्फ पहचानना है, कुछ डिस्टिंक्टिव पॉइंट है मैंने जितने बताए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेजर पोर्ट्स में आपको कोलकाता आ जाएगा, ये रिवराइन पोर्ट है, हुगली नदी पे बना हुआ है, देख लीजिए कोलकाता हुगली नदी, बस दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। फिर हल्दिया पोर्ट फिर से हुगली नदी को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया, ये भी कलकत्ता में ही है। पारादीप पोस्ट कहां पर है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। फिर आता है चेन्नई, भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट। अगर आपसे MCQ बन जाए विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट, आप कहेंगे चेन्नई। आपसे कहेगा विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर, जवाब हो जाएगा चेन्नई। जानते ही हैं तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है। ट्यूटिकोरिन के बारे में क्या खास बात है? कोई मतलब नहीं है, ट्यूटिकोरिन को छोड़ सकते हैं। आता है कांडला। कांडला इज द टाइडल पोर्ट। नेम द टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो जवाब हो जाना चाहिए टांडला। फिर आता है नेचुरल हार्बर कौन सा है? वेस्ट में मुंबई। बिगेस्ट पोर्ट, मैंने कहा बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट नहीं बोला, सेकंड बिगेस्ट में चेन्नई था। बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई। और मुंबई के पास में एक अल्ट्रा मॉडर्न, मुंबई के पास में बनाया गया है, देखो लिखा है पोर्ट नियर मुंबई। ठीक है ना? जगह का नाम क्या है? नवसेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। ये बिगेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न का बाप है ये। अल्ट्रा मॉडर्न पोर्ट है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, जाकि जहां सब कुछ सिर्फ मशीन से कंडक्ट हो रहा है, वहां पे सब कुछ रोबोटिक आर्म्स के द्वारा, बड़े बड़े क्रेन्स के द्वारा लाखों टन सामान शिप्स में लोड और अनलोड किया जाता है इस पोर्ट में। अब गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा तो आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, आप तो जानते हैं। गोवा में भी पोर्ट है, पर ये नेचुरल हार्बर है, पोर्ट नहीं है, नेचुरल हार्बर है। आइए वाटरवेज की बात करते हैं, इसके एडवांटेज की बात करते हैं। वाटरवेज, आपने देखा वाटरवेज कितने काम का है भारत के लिए, है ना? और चीपेस्ट है, सबसे सस्ता। क्यों सर वाटरवेज सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि वाटर में आपको ट्रैक नहीं बनाना है। देखिए रोड बनाने के लिए आपको सड़क बनानी पड़ेगी, पिच बनाना पड़ेगा, क्या कहते हो? वाटरवेज के लिए क्या बनाओगे? गंगा नदी बनाओगे क्या? नदी तो नेचुरल है ना। तो आपको सबसे सस्ता क्या है, चीपेस्ट क्या है? यही। और क्या खास बात है? सबसे हैवी गुड्स कैरी करने के लिए, भारी से भारी, क्या मैंने बोला? मोस्ट हैवी और बल्कि सामान ले जाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा वर्ड? तो दोनों सबसे गजब के एडवांटेज हैं। सबसे सस्ता है ये, समझ गए क्यों? और दूसरा मैंने कहा सबसे भारी और हैवी सामान ले जाने के लिए भी वाटरवेज यूज होता है। फ्यूल एफिशिएंट भी यही है, सबसे कम फ्यूल लगता है, एनवायरमेंट को सबसे कम डैमेज करता है। समझ गए क्यों? क्योंकि नदी में जब नाव चला रहे हैं आप, तो डैमेज करने की क्या बात है? और क्या खास बात है? जब शिप्स को, क्रूज लाइनर्स की बात करेंगे, तो कंफर्ट के मामले में इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। क्रूज लाइनर्स के बारे में तो जानते ही होंगे ना। जब आपको किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना हो, घूमने के लिए जाना हो, तो ऐसी शिप्स में जाइए जहां सब फैसिलिटीज हैं। हाँ, सारा जो क्लब, बोटिंग है ना, सारी स्विमिंग, हर कुछ फैसिलिटीज जो आपके शहर में है, वो सारी शहर के अंदर है। उस शहर का नाम है क्रूज लाइनर्स। बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, सब कुछ है उसके अंदर। वाटर ट्रांसपोर्ट सेफ भी है, आप जानते ही हैं, पर वाटर ट्रांसपोर्ट में भी कुछ कमियां हैं, है ना। सब अच्छाइयां नहीं हो सकती हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है? वाटर भी वेदर पर डिपेंड करता है। आप सोचिए, जब हाई टाइड्स आ रही हो, तो जब समुद्र में बहुत हाई वेव्स, लहर उठ रही हो, तो वाटर ट्रांसपोर्ट करना सेफ नहीं है। टॉर्नेडो या, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ गए हो, तो तब आप वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो वेदर पे डिपेंड करता है वाटर ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग आवर्स ऑफ जर्नी लोगों को सी सिकनेस पैदा करता है। बहुत समय तक समुद्र में रहेंगे ना, सी सिकनेस हो जाएगा, उसको नौसिया कहते हैं, या वॉमिटिंग पैदा होने लगेगी।
आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत समय तक समुद्र में नहीं रह सकते। और क्या खास बात है, वाटर ट्रांसपोर्ट सब जगह नहीं अवेलेबल है। जहां नदी हो और प्लस नेविगेबल नदी हो। जबरदस्ती वाटर ट्रांसपोर्ट तो नहीं चला लोगे, अपने ही घर में वाटर ट्रांसपोर्ट तो नहीं बना लोगे, अपने घर से स्कूल तक है क्या नदी तुम्हारे घर से लेके स्कूल तक? चला लोगे चप्पू? कहां चलाओगे? समझ गया ना? यू नीड टू हैव नदी फॉर चलाइंग चप्पू। गॉट इट? अब डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस तो पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने कहा पोर्ट जो है वो हम बना रहे हैं। अच्छा, दोनों जगह शिप्स रुकती हैं। मैंने एग्जांपल पोर्ट का दिया था कि मैंने आपके गैरेज से एग्जांपल दिया था। मैंने कहा तुमने घर में गैरेज बनवाया है जहां पे गाड़ी तुम्हारी आके पार्क हो जाती है, रुक जाती है, गाड़ी में रिपेयर कर सकते हो, लोडिंग अनलोडिंग सामान भरना निकालना गाड़ी में कर सकते हो। यही सेम काम पोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो पोर्ट मैनमेड है और हार्बर नेचुरल होता है। पोर्ट्स जब कनेक्ट करते हैं तो ज्यादातर उन जगहों पर होता है जहां पर रिवर नेविगेबल है। ज्यादातर पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड लैंड ट्रांसपोर्ट भी होता है ताकि लोग सामान चढ़ा और उतार शिप से चकें। ठीक है, जबकि नेचुरल हार्बर तो कहीं भी हो सकता है, इसका कोई एंट्रेंस फिक्स नहीं है। ठीक है ना? जब हम पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट स्पेसिफिकली बनाया गया है सामान शिप में चढ़ाने और उतारने के लिए, कार्गो चढ़ाने उतारने के लिए। हार्बर मैंने कहा मे बी यूज्ड, और हार्बर सिर्फ पार्किंग के काम आता है। समझ गया ना? जहां पे शिप सेफली खड़ी हो सके, बस। समझ गया ना? पोर्ट्स बहुत बड़े होते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं पोर्ट के साथ, जहां पे शिप से उतरा सामान रखा जा सकता है या शिप में चढ़ाने से पहले सामान उस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रखा होता है। वहां वैसी फैसिलिटीज होती हैं। जबकि हार्बर मैंने कहा क्योंकि नेचुरल होता है इसीलिए यहां पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर मुंबई है। मैं पहले ही बता चुका हूं, बिगेस्ट है ना? कौन है? मुंबई। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय, टेक केयर।